नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ और भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो शुरू हो चुका है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर वो खबर है जो आपके लिए जाना जरूरी है और हम दोनों बेहद अलग अंदाज में आपको हर वो खबर बताएंगे। और देखिए, हम इस स्टूडियो में नहीं, हम बाहर निकलते हैं ताकि बाहर खुली खुली हवा में अच्छी फ्रेश एयर का इनहेल कर सके और साथ ही साथ कुछ फिटनेस को लेकर के भी अपने आप को एक्टिवेट कर सके और आपको खबरों से रख सके पूरा अवेयर। अच्छा दीपिका, दिल्ली में ना ये अब बस सुबह और शाम की ठंड बची है। दिन में दिल्ली में भयंकर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। 30 डिग्री के पार जा चुका है टेम्परेचर दिन में और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अब गर्मी आगे बढ़ेगी दिल्ली में एज यूजुअल पानी की दिक्कत भी सामने आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आपके घर का जो पानी का मीटर है वो कट जाए तो आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के एक बड़े अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने हिरासत में लिया है। वजह क्या है, आरोप क्या है उन पर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली जल बोर्ड में हुए 20 करोड़ के घोटाले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली जल बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश शर्मा को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। नरेश शर्मा पर 20 करोड़ की जालसाजी में शामिल होने के आरोप हैं। आरोप है कि नरेश शर्मा की मिली भगत से ही पानी के बिल जमा करने वाली कंपनी ने जल बोर्ड को 20 करोड़ का चूना लगाया। कियोस्क पर बिल भुगतान की रकम को RME पेमेंट कंपनी अपने ऑफिस ले जाती थी। इसके बाद कुछ रकम दिल्ली जल बोर्ड के खाते में जमा की जाती थी, जबकि बाकी रकम अपने बैंक खातों में जमा कर ली जाती थी। इस मामले में घोटाला करने वाली कंपनियों के 3 अधिकारियों को पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो हिरासत में ले चुकी है। श्वेता, गर्मियों में पानी की जो किल्लत है मुझे लगता है भारत के हर शहर में होती है, क्योंकि जैसे ही गर्मियां बढ़ती है पानी का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे में इस सब मुश्किल का, इस परेशानी का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। और मुश्किल परेशानी की आपने बात की तो परेशानी तो चेन्नई जाने वाले गरीब रथ से जो यात्री थे उनकी बढ़ गई, क्योंकि ट्रेन में बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद धौलपुर में 4 घंटे तक जो ट्रेन है वो रुकी रही। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। ट्रेन में चलाया गया सघन तलाशी अभियान। स्निफर डॉग्स की मदद से ली जा रही है तलाशी। पुलिस के आला अधिकारी खुद हर बोगी में जा रहे हैं, लोगों के सामान की तलाशी ले रहे हैं। धौलपुर जंक्शन के स्टेशन मास्टर को फोन कर बम की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। निजामुद्दीन से चेन्नई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की सूचना मिली। ट्रेन के G2 कंपार्टमेंट में बम होने की सूचना मिली कि गरीब रथ एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल है, इसको सूचना मिली कि इसके G2 कंपार्टमेंट में बम है। ट्रेन को धौलपुर पहुंचते ही रुकवा लिया गया। मुरैना से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी पहुंच गया। करीब 3.5 घंटे तक ट्रेन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई बम नहीं मिला। हर तरह से पुख्ता तलाशी के बाद सूचना देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। जिन 2 लोगों के सामान में बम होने की सूचना मिली, उनसे भी GRP ने पूछताछ की। जो सूचना देने वाला तो एक लड़का है और उसके साथी जो जिनके पास उन्होंने बताया कि वो 3 लोग हैं, उनको पूछताछ के लिए भी GRP वाले अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ट्रेन में बम होने की खबर ज्यादातर बार की तरह इस बार भी अफवाह निकली। करीब 4 घंटे से ज्यादा वक्त की देरी से ट्रेन को धौलपुर से आगे रवाना किया गया। तो ये यात्री परेशान होते रहे दीपिका, वो तो गनीमत रही कि कम से कम ये अफवाह निकली, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बिल्कुल। और एक जबरदस्त हादसा हुआ है अजमेर में, जहां पर एक कार सवार ने एक युवक पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी है। और उसके बाद क्या हुआ, क्या हालात वहां पर बने, और साथ ही इसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। 50 सेकंड में पूरी खबर को आप ही देखिए। राजस्थान के अजमेर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। CCTV की तस्वीरें डराने वाली हैं। तस्वीरों में एक शख्स सड़क किनारे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में एक बैग भी है। यह शख्स किसी का इंतजार कर रहा है। तभी दूसरी तरफ से एक गाड़ी आती है। गाड़ी की गति भी धीमी है। ये गाड़ी आकर इस शख्स से कुछ दूरी पर रुक जाती है। तस्वीरों में अब तक हादसा होने जैसी कोई गुंजाइश नहीं लग रही। सड़क किनारे खड़ा शख्स थक कर जमीन पर बैठ जाता है और उसके बैठते ही सामने खड़ी कार आकर उसे कुचल देती है। हादसे के बाद ड्राइवर कार रोकता है। शख्स कार के नीचे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक वो कार की स्पीड बढ़ा देता है
और युवक को अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है। कार गुजरने के बाद युवक का बैग सड़क पर नजर आता है। करीब 15 फीट तक युवक को घसीटने के बाद लोगों ने शोर मचाया तो कार चला रहा शख्स कार छोड़कर फरार हो गया। कार के नीचे फंसे युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो इस सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा युवक की जो हालत है वो बेहद गंभीर है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है और दूसरी तरफ पुलिस उस आरोपी को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। इधर रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसमें प्रदर्शनकारी अस्पताल पहुंचा दिए गए। दरअसल हुआ ये कि इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इतना पीटा कि इनमें से कईयों को एडमिट करवाना पड़ा। देखिए खबर क्या थी। हेमंत सोरेन की सरकार को विरोध का सुर पसंद नहीं। जरा सा विरोध होते ही पुलिस को बल प्रयोग करने के आदेश दे दिए जाते हैं। रांची की इन तस्वीरों को देखिए। सुरक्षा बलों के हाथों में डंडे हैं और लोगों पर लाठियों की बौछार हो रही है। जो सामने दिखा उसी पर लाठियां बरसने लगी। दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। इस युवक को देखिए, लाठियों से सिर फट गया है, नाक और मुंह से भी खून बह रहा है। प्रदर्शनकारियों को घेर कर पीटा गया और जब दौड़ाकर पीटने से मन नहीं भरा तो पुलिस पहुंची उस जगह जहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। जरा देखिए कैसे आराम से बैठे हुए लोगों पर भी पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। ना कोई रहम है, ना कोई दया है। ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें हैं। पंचायत स्वयंसेवक संघ के सदस्य अपनी 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो जरा सोचो दीपिका, शांति से बैठी है प्रदर्शनकारी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को ऐसा लगता है कि अपने खिलाफ कुछ भी सुनना या कोई भी एक्शन, कोई भी प्रदर्शन पसंद नहीं है। इन शांति से बैठे प्रदर्शनकारियों को इतनी बुरी तरह से पुलिस ने पीटा है। जी हाँ, और बात करें गोरखपुर की तो वहां पर एक युवक की पिटाई की और इस कदर उसे पीटा गया है कि अधमरा कर दिया गया। उधर गाजियाबाद की बात करें तो अस्पताल में लाइट चले जाने की वजह से जो मरीज वहां पर एडमिट है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कुछ चल रहा है देश में, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने पिछली सुनवाई में जमानत का विरोध किया था और कहा था कि सत्येंद्र जैन की रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी। अब एक बार फिर सत्येंद्र जैन ने याचिका लगाई है और कहा है कि वो लंबे वक्त से जेल में बंद हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। साथ ही कहा गया है कि वो जांच में सहयोग करते रहेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई में आफताब के खिलाफ दायर आरोप पत्र की स्क्रूटनी होगी। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस केस में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आफताब के खिलाफ धारा 302 और 201 लगाई गई थी। इसके साथ ही कोर्ट आफताब की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उसने आगे की पढ़ाई के लिए डिग्रियां रिलीज करने की मांग की है। केरल में 17 साल की लड़की ने अपने पिता को लिवर डोनेट कर उसकी जान बचाई। मामला केरल के त्रिशूर का है। पिता को लिवर डोनेट करने के बाद देवानंद सबसे कम उम्र में लिवर डोनेट करने वाली शख्स बन गई हैं। बेटी का लिवर मिलने के बाद उनके पिता की हालत में सुधार भी देखने को मिल रहा है। बच्ची ने कहा कि उन्होंने पिता की जान बचाने के लिए लिवर डोनेट किया और सभी को अंगदान जरूर करना चाहिए। गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके में बदमाशों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। कई बदमाशों ने मिलकर एक युवक पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि युवक बदमाशों से बचने के लिए भाग रहा है। बदमाश उसे पकड़ते हैं और फिर जमीन पर गिराकर उसकी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पिटाई से युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में 4 दिन से बिजली गायब है। बिजली नहीं होने के चलते मरीजों का चेकअप टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। डॉक्टर की टेबल पर रखी टॉर्च लाइट को तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। दरअसल अस्पताल की बिजली लाइन में कुछ फॉल्ट होने के चलते ओपीडी ब्लॉक की बिजली चालू नहीं हो पा रही, जिसके चलते मरीजों का चेकअप करने में परेशानी हो रही है। मौसम बदलने से मरीजों की संख्या भी अस्पताल में ज्यादा है और बिजली के बिना इलाज में परेशानी हो रही है। तो गोरखपुर में ये जो बदमाश थे जिन्होंने मारा है उस युवक को, उन्हें लगा कि ये युवक मर चुका है और इसीलिए उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चले गए। कुल 10 बदमाश थे जिन्होंने एक युवक पर हमला किया। और हमला तो मुंबई के चेंबूर में हुआ है सिंगर सोनू निगम पर, और जो आरोप लगा है उद्धव गुट के एक विधायक के बेटे पर लगा है।
जो सोनू निगम के सहयोगी थे उन्हें भी इस धक्का मुक्की में चोटें आई हैं बताया जा रहा है, जिसके बाद केस दर्ज करवा लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई के चेंबूर इलाके में सिंगर सोनू निगम के साथ एक कार्यक्रम में धक्का मुक्की हुई है। सोनू निगम स्टेज से परफॉर्म करके उतर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग स्टेज पर चढ़े और धक्का मुक्की शुरू कर दी। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। हमले में सोनू निगम के भाई और दोस्त रब्बानी मुस्तफा खान को चोटें आई हैं। रब्बानी मुस्तफा के मुताबिक ये लड़का स्टेज के ऊपर ग्रुप के साथ खड़ा था। उन लोगों ने सोनू निगम के मैनेजर से बुरी तरीके से बात की। हमले का आरोप शिवसेना विधायक प्रकाश फाटेपिकर के बेटे और उसके गार्ड पर है। सोनू निगम देर रात पुलिस स्टेशन से घर के लिए निकले और घटना की जानकारी दी। जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया, देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया। तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता, तो मैं स्टेप पे गिरा। तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो। घटना के बाद सोनू निगम घायल भाई और दोस्त को लेकर अस्पताल पहुंचे और फिर थाने में पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक विधायक प्रकाश फाटेपिकर के बेटे और उसके बॉडीगार्ड ने हमला किया है। सोनू निगम जी की एफआईआर ली गई, जिसमें आईपीसी सेक्शन 341, 323 और 337 इन सेक्शंस के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस घटना में जिस इंसान ने उन्हें पकड़ा था और ढकेला, वो स्वप्निल पाथर पे करके है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो सोनू निगम पर अटैक का ये मामला गर्मा गया है। उद्धव गुट बैकफुट पर है और साथ ही साथ सोनू निगम के भाई को भी इस धक्का मुक्की में चोट आई है। जी हाँ, लेकिन उबाल यहाँ पर राजस्थान हरियाणा में भी आया हुआ है, क्योंकि 2 लाशें जो कार में मिली थी उसको लेकर के आरोपी जो मोनू मानेसर हैं उसको लेकर के हरियाणा पूरा एकजुट हो चुका है। एक बड़ी महापंचायत भी आज होने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के जुनैद और नासिर हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है। भिवानी के लोहारू में एक जली हुई बुलेरो में 2 लोगों के शव मिले थे। इस घटना में मोनू मानेसर समेत 5 गो रक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। सोमवार को सीएम गहलोत ने हरियाणा के सीएम खट्टर से फोन पर बात की है। सीएम खट्टर ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। हालांकि आरोपी मोनू खुद को बेकसूर बता रहा है और घटना के वक्त होटल में होने के कई सीसीटीवी फुटेज जारी कर चुका है। मोनू मानेसर के समर्थन में आज हरियाणा के मानेसर में 11 बजे बड़ी पंचायत की जाएगी। सोमवार को मानेसर गांव के सैकड़ों युवाओं ने मोनू के समर्थन में मार्च निकाला था और राजस्थान सरकार पर हमला बोला था। युवाओं ने मार्च निकालकर डीसी को ज्ञापन सौंपा था और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। बड़ी साजिश के तहत गो रक्षकों के ऊपर ये हमला, कानूनी हमला कराया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 29 जनवरी को भी एक गो तस्कर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जिसका आरोप भी मोनू मानेसर पर लगाया गया था। मोनू के समर्थन में वीएचपी बजरंग दल के अलावा मानेसर के तमाम युवा सामने आए हैं। समर्थकों का कहना है कि मोनू ने नूह में हजारों गोवंश को बचाया है, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो मोनू मानेसर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बेकसूर है और राजस्थान पुलिस जो है वो जानबूझकर फंसाने की कोशिश मोनू को कर रही है। और दूसरी तरफ जो आरोपी मोनू है वो भी अपनी बेगुनाही के सबूत पेश कर रहे हैं। तो भले ही मोनू मानेसर बेगुनाही के सबूत पेश कर रहा हो, लेकिन लगातार सवाल भी कार्यप्रणाली पर पुलिस के भी उठ रहे हैं। इसके अलावा अब सवाल तो पवन खेड़ा के उस बयान पर भी उठ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का मजाक उड़ाते हुए सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी और न सिर्फ पवन खेड़ा बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रही है। देखिए खबर। बीजेपी से बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते That's true. जी। पीएम मोदी और उनके पिता पर कांग्रेस प्रवक्ता
पवन खेड़ा के इस शर्मनाक बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। पवन खेड़ा ने पीएम का नाम नरेंद्र गौतम दास बोला। जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? पवन खेड़ा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लखनऊ और वाराणसी में बीजेपी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता पीएम पर निजी हमले कर रहे हैं। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी और उनके स्वर्गीय पिता के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है और भारतवासी। पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ में एमएलसी मुकेश शर्मा ने केस दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और उनके परिवार को निशाना बनाया है। गांधी परिवार इस प्रकार के तत्वों को प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं विवाद पर पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है कि उन्हें वास्तव में कंफ्यूजन हो गया था। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आ रही है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए और ये जो बवाल था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो बताती है कि कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। दरअसल हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के दौरान ये झड़प हुई थी। गोंडा के जिला कांग्रेस कार्यालय का ये मामला है। तरुण पटेल और अहमद फारूकी में भी हाथापाई हुई है। आपसी कहासुनी के बाद जमकर मारपीट की तस्वीरें गोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच से सामने आई है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देख करके आपको अंदाजा लग सकता है कैसे तरुण पटेल अहमद फारूकी में भी हाथापाई हुई है। ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये मारपीट बताती है दीपिका कि किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आपस में ही किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद रखते हैं। तभी तो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के बीच में हाथ चलाओ कार्यक्रम शुरू हो गया। बिल्कुल, इसी अभियान की काफी चर्चा भी हो रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ देश की खबरें तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो भी आप देखिए 2 मिनट में। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका की तरफ चक्रवात तेजी से बढ़ रहा है। इस चक्रवात को यूनाइटेड नेशन ने खतरनाक बताया है। साइक्लोन क्रेडी के आज शाम तक मेडागास्कर पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है और सप्ताह के अंत तक ये चक्रवात मोजाम्बिक में तबाही मचा सकता है। चक्रवात के चलते हो रही तेज बारिश से मॉरिशस का हाल पहले ही बेहाल है। मॉरिशस में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ब्राजील में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। धरती धंस रही है, लोग भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं। तटीय इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते अब तक यहां 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए हैं। बता दें कि ब्राजील के 2 शहर साउथ सेबस्टियाओ और बर्टिओगा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते दोनों शहरों में होने वाले कार्निवल उत्सव को रद्द कर दिया गया है। आग का ये खौफनाक मंजर बांग्लादेश के ढाका का है, जहां मल्टी स्टोर गुलशन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। 7वीं मंजिल पर लगी आग देखते ही देखते 11वें फ्लोर तक पहुंच गई। दमकल की 13 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान इमारत में मौजूद 7 लोगों को जिंदा बचाया गया, तो वहीं आग से बचने के लिए 11वीं मंजिल से कूदे एक शख्स की जान चली गई। महिलाओं के साथ क्रूरता की यह तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सामने आई है, जहां की बलोच पुलिस भी महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आई। जिन महिलाओं के साथ क्रूरता और अन्याय किया जा रहा है, असल में ये महिलाएं पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति का शिकार हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों के लापता होने पर ये बलोच महिलाएं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। तालियों की गूंज, चेहरे पर मुस्कान। ये तस्वीर तुर्की की है। करीब 15 दिनों तक तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाने के बाद जब एनडीआरएफ की टीम स्वदेश रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची, तो हिंदुस्तान के जांबाजों को भव्य विदाई देने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग जमा हो गए। इन लोगों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ तालियां बजाकर भारतीय टीम को धन्यवाद दिया और नम आंखों से भारतीय दल को विदाई दी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एनआईए ने छापेमारी की है। जो राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक ये छापेमारी हो रही है और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर ये छापेमारी हो रही है। और सिर्फ राजस्थान हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब में भी एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एनआईए की छापेमारी, देश में 70 ऐसे जगह हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है छापेमारी करने के लिए। दरअसल गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में ये छापेमारी जारी है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में एनआईए की टीम पहुंची और अलग अलग लोकेशन में ये छापेमारी की जा रही है।
अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, और कौन से राज्य हैं जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है? जी देखिए, कुल 70 जगहों पे ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें से राजस्थान, दिल्ली, यूपी सहित तमाम प्रदेशों में ये छापेमारी की जा रही है। दरअसल गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। हाल में ही एनआईए ने मामला दर्ज किया था, जिसमें साफ तौर पे ये पता चल रहा था कि किस तरीके से गैंगस्टर को टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है। उन्हें लगातार इस फंडिंग दी जा रही है ताकि वो टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। इसको लेकर बाकायदा एनआईए की टीम ने मामला दर्ज किया। उसके बाद अब जिस तरीके से 70 जगहों पे छापेमारी की जा रही है, जिसमें तमाम वो स्टेट्स हैं जहाँ के गैंगस्टर जो हैं वो हाल फिलहाल में लाइमलाइट में आए थे, कई वारदातों में शामिल रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल एनआईए का साफ तौर पर ये कहना है गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। उन्हें कुछ एनआईए को कुछ लीड मिले थी, जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम जगहों पर एनआईए के ऑफिसर जो हैं वो सुबह से ही इन तमाम लोकेशंस पे छापेमारी कर रहे हैं। कई चीजें जो हैं वो एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं। जाहिर तौर पर छापेमारी को लेकर के आज दिन भर आपसे अपडेट अनुज हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक खूबसूरत सी खबर दिखाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति परंपरा विदेशियों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और इसीलिए एक फ्रेंच जोड़े ने दोबारा शादी करने के लिए जोधपुर को चुना है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू रीति रिवाज से शादी कर रहा ये जोड़ा विदेशी है। फ्रांस में रहने वाले ये पति पत्नी भारतीय रीति रिवाज और रस्मों से इस कदर प्रभावित हुए कि जोधपुर आकर दोबारा शादी रचाई। अग्नि को साक्षी मानकर फ्रेंच जोड़े ने 7 फेरे लिए। पंडित राजेश दवे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों का विवाह संपन्न कराया। टूरिस्ट गाइड भुजपाल सिंह और उनकी पत्नी विवाह के साक्षी बने और कन्यादान किया। हिंदू रिलीजन के प्रति इसका थोड़ा आकर्षण बढ़ा और उससे आकर्षण बढ़ने के बाद इसको शादी करने की इच्छा हुई इंडिया में, तो इसने मेरे से थोड़ी सी बातचीत की। फ्रांस के रहने वाले एरिक और गैब्रियल लंबे वक्त से भारतीय संस्कृति और संस्कारों से प्रभावित थे। वो 3 बार भारत आ चुके हैं। दोनों ने काशी और अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया है। टूरिस्ट गाइड ने उन्हें अपने परिवार की एक शादी में आमंत्रित किया था। एरिक ने जोधपुर आने से पहले अपनी दूसरी शादी की इच्छा जताई, जिसके बाद उनकी शादी संपन्न कराई गई। वाकई ये खबर इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक धार्मिक स्थल की, जहां पर जाने को लेकर के बवाल मचा हुआ है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्रालय से अपना पासपोर्ट मांगा है ताकि वो हज यात्रा पर जा सके, लेकिन इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब सियासत करना शुरू कर चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री को खत लिखा है। एस जयशंकर को लिखे पत्र में महबूबा मुफ्ती ने अपना पासपोर्ट वापस मांगा है। पत्र में लिखा है कि मैं अपनी 80 साल की मां को मक्का की यात्रा कराने के लिए पासपोर्ट का इंतजार बीते 3 साल से कर रही हूं। मेरे पासपोर्ट का नवीनीकरण भी लंबित है। दरअसल कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद खुफिया रिपोर्ट के आधार पर महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट केंद्र सरकार ने जमा करा लिया था। अब महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी पर राजनीतिक रोटी समाजवादी पार्टी ने सेंकनी शुरू कर दी है। एसटी हसन आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हज करने से रोक रही है। तो क्या अब मजहबी इबादत को भी बैन करा जाएगा, बंद किया जाएगा? अभी तक तो कहीं नमाज पे परेशानी थी, कहीं मस्जिद पे परेशानी थी, कहीं सड़क पे नमाज पढ़ने में परेशानी थी, अब हज जाने पे भी शुरू हो गई। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक पर हक जताने वाली समाजवादी पार्टी अब महबूबा मुफ्ती के मामले को आम मुसलमान से जोड़ने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को भड़काने वाले बयान दे रही है। तो महबूबा मुफ्ती की चिट्ठी के बाद कांग्रेस भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है और साथ ही साथ राशिद अलवी भी एसटी हसन की तरफ बयान दे रहे हैं। यानी सियासत इस मामले को लेकर पूरी तरह गर्मा चुकी है। और यहाँ पर बवाल छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, ईडी की रेड को लेकर के। जैसे ही ईडी के अधिकारी ने कांग्रेस के नेता आरपी सिंह को हिरासत में लिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरा अपडेट इस खबर रिपोर्ट।
रायपुर में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कल सुबह से देर शाम तक सियासत गर्म रही। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जिन जिन कांग्रेसी नेताओं के घर पर ईडी ने रेड की, वहां कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और हंगामा करते रहे। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के घर में ईडी की जांच खत्म हो चुकी है। ईडी टीम उन्हें अपने साथ ले गई है। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय की ईडी अधिकारियों के साथ कहासुनी भी हुई। लेकिन हमारी माता जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उनको मेडिकल एड चाहिए, अगर उनको दवाई चाहिए, उनको खाना चाहिए। दूसरी बात, मेंटल टॉर्चर मत करो। लंबी पूछताछ के बाद भी आरपी सिंह को नहीं छोड़े जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। राजस्थान के सीएम गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। देश का नागरिक समझ रहा है कि तमाशा लगा रखा इन लोगों ने। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय पार्टी, एक अधिवेशन हो रहा है उसका, महाधिवेशन, उसके पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अशोक गहलोत ने सवाल किया कि ईडी के छापों से क्या संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी संविधान का मजाक उड़ा रही है। और चलिए बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया से। इंडिया के लिए बहुत ही शानदार सी खबर आई है, वो खबर भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, कल जो हमारी टीम थी, विमेन टीम, वो क्या जबरदस्त खेल खेली है। स्मृति मंधाना ने तो इतनी अच्छी पारी खेली है कि चौकों छक्कों की तो बरसात लगा दी। और इसी के साथ टीम की जो एंट्री है वो सेमीफाइनल में हो गई है। और क्या कुछ स्पोर्ट्स जगत में हलचल है, आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। भारत महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इंडियन विमेन्स टीम ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में आयरलैंड को 5 रन से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बारिश से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम से निकला। भारत ने स्मृति मंधाना के शानदार 87 रन की बदौलत आयरलैंड को 156 रन का लक्ष्य दिया था। बारिश से मैच रुकने तक आयरलैंड 8.2 ओवर में 2 विकेट पर 54 रन बना चुका था, लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं थे। हरमनप्रीत कौर T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर हैं। उनसे पहले कोई पुरुष खिलाड़ी भी 150 T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाया। 33 साल की भारतीय कप्तान ने 2009 में अपना पहला मैच खेला था। वो इस फॉर्मेट में अभी भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज भी हैं। इस फॉर्मेट में इंटरनेशनल शतक लगाने वाली भी एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड विमेन्स टीम ने श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले में 102 रन से हराया। इसके साथ ही श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। बोलैंड पार्क में हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका 60 रन पर ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। टेस्ट टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। बता दें कि पहली बार हार्दिक वनडे फॉर्मेट में भी कप्तानी करेंगे, तो वहीं रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में वापसी हुई है। आईपीएल का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मौजूदा सीजन महेंद्र सिंह धोनी का बतौर खिलाड़ी आखिरी सीजन हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक अगर टीम प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती तो 14 मई को चेपक स्टेडियम धोनी के फेयरवेल मैच की मेजबानी करेगा। पहले से भूकंप से तबाही की मार झेल रहा सीरिया और तुर्की एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल उठा। तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर जबरदस्त भूकंप के झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई। और ये भूकंप उसी इलाके में आया है जहां बीते दिनों भूकंप ने तबाही मचाई थी और अपनी जान को बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। आप भी देखिए इस खबर को। तुर्की और सीरिया का बॉर्डर फिर से दहल गया। फिर लोगों के दिल की धड़कनें थमने लगी। फिर खौफ और डर लोगों के चेहरे पर छा गया। एक के बाद एक आए भूकंप के 2 झटकों से तुर्की और सीरिया एक बार फिर थर्रा उठे। इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं। रात के 8 बजते ही धरती तेजी से डोलने लगती है। गाड़ियां तेजी से हिलने लगती हैं। बिजली गुल हो जाती है, जिससे डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। घड़ी में रात के करीब 8:05 का वक्त है और तभी सब कुछ हिलने लगता है। भूकंप के झटकों से पूरी इमारत कांपने लगती है। इन तस्वीरों ने लोगों को एक बार फिर डरा दिया। एक बार फिर लोग सहम गए। भूकंप के झटकों से जैसे ही धरती ने कांपना शुरू किया तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोग भी डर गए। सभी कुर्सियों से उठकर जमीन पर बैठ गए। सभी के मन में डर घर कर गया कि इस बार कैसे हिफाजत होगी।
गनीमत ये रही कि इस बार के भूकंप में गंभीर नुकसान की खबरें सामने नहीं आईं। तो सीरिया ने भी भूकंप से लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। हालांकि कुछ नुकसान यहाँ पर ज्यादा नहीं हुआ, तबाही की तस्वीर ज्यादा देखने को नहीं मिली, लेकिन यूं बार बार भूकंप आना लोगों की टेंशन और डर बढ़ा रहा है। बिल्कुल, और सीरिया में भी हालात ऐसे ही नजर आए। तुर्की के समय के मुताबिक रात 8 बजे भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। कितना नुकसान वहां इन भूकंप के बारे में बाद में देखने को मिला है, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए अपडेट बता देते हैं। तुर्की और सीरिया के बॉर्डर इलाकों के लोगों का दिल फिर से थम गया। जान बचाने के लिए लोग एक बार फिर भागते हुए दिखाई दिए। भूकंप के 2 झटकों ने लोगों को डरा दिया। इस तस्वीर को देखिए, अचानक ही धूल का गुबार उठने लगा। इतनी ज्यादा धूल की कोई भी दिखाई देना असंभव। दरअसल पिछले दिनों आए भूकंप से जर्जर हो चुकी एक इमारत इस बार के भूकंप में धराशायी हो गई और इमारत के जमींदोज होते ही चारों तरफ धूल ही धूल फैल गई। इस तस्वीर को देखिए, भूकंप के झटके इतने तेज थे कि स्टैंड पर खड़ी मोटरसाइकिलें एक दूसरे पर गिर गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, सुरक्षित रहने की कोशिश करने लगे। रात के करीब 8 बजे भूकंप ने दस्तक दी। 2 बार धरती कांपने से लोगों की भी कपकपी छूट गई। पिछली बार आए भूकंप में 45,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। हालांकि इस बार के भूकंप से अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। और एक तस्वीर वायरल हो रही है दीपिका, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुपचुप तरीके से यूक्रेन पहुंचे और ये तस्वीर राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव में कदम ताल करते हुए, चहलकदमी करते हुए दोनों ही नेताओं की वायरल हो रही है। यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच सोमवार को दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक कीव पहुंच गए। यूक्रेन पर रूसी हमले की पहली सालगिरह से कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे और युद्ध में फंसे यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन का भव्य स्वागत किया। दोनों नेता कीव की सड़कों पर भी देखे गए, जिनकी तस्वीरें और वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं। बाइडेन अपने प्लेन से पहले पोलैंड पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति माटुर्स मोराविकी से 1 घंटे चर्चा के बाद सीक्रेट तरीके से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंच गए। उनकी कीव यात्रा इतनी सीक्रेट थी कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। कीव में बाइडेन ने कहा कि 1 साल बाद भी यूक्रेन खड़ा है, लोकतंत्र खड़ा है। 24 फरवरी को यूक्रेन रूस युद्ध को 1 साल पूरा हो रहा है। ये पहली बार है जब युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंचे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों ने संयुक्त बयान में कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया को इस साहसिक लड़ाई को जीतना ही होगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिलता रहेगा। जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये दौरा अमेरिकी यूक्रेन संबंधों के पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस दौरे का असर निश्चित तौर पर युद्ध के मैदान में दिखेगा। और ये जो रिपोर्ट आपने देखी, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, वो आपको बता दें, जिसमें यूक्रेन के सरप्राइज विजिट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गए हैं। यहां पर बाइडेन नाटो देश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। यूक्रेन को समर्थन देने पर बात होगी और बाइडेन ने अपने यूक्रेनी दौरे के दौरान जेलेंस्की को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका यूक्रेन की मदद यूं ही जारी रखेगा। बाइडेन ने इस दौरान ये कहा कि यूक्रेन की मदद में कई ऐसे देश हैं जो एकजुट हैं और यूक्रेन के इस बुरे वक्त में उनका साथ दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की सरप्राइज विजिट के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो बाइडेन नाटो देश के कई नेताओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। यूक्रेन का समर्थन देने पर यहाँ पर बात होने वाली है, लेकिन जब से ये युद्ध चल रहा है, ऐसे में यूक्रेन का समर्थन देने के लिए कई ऐसे देश हैं जो साथ में आए हैं, सामने आए हैं और यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। यानी 1 साल पूरा होते होते जो युद्ध की तस्वीर है वो बहुत बदलती हुई नजर आ रही है और भी ज्यादा ये जो युद्ध है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर पंजाब में कुछ लोग देश के खिलाफ बगावत की साजिश रचने में लगे हुए हैं। जी हाँ, कुछ देश विरोधी लोग फिर से खालिस्तान के सपोर्ट में कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं और ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिसको लेकर के अब एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान वाला जहर उगला गया। एक बार फिर खालिस्तान की मांग उठाई गई। इस बार चेतावनी भगवंत मान सरकार को भी दी गई है और चुनौती दी गई है केंद्र सरकार को भी। वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया ने उगला जहर। अमृतपाल सिंह ने उठाई खालिस्तान की मांग। खालिस्तान हमारी धरती, इस पर हमारा दावा। अमृतपाल
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं मांगते। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि खालिस्तान पर दावा पूरी दुनिया के सिख करते हैं। सिखों ने पंजाब के लिए इतिहास में खून बहाया है और उनके दावे को न तो इंदिरा हटा सकी और न ही अब अमित शाह हटा पाएंगे। ये दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता, ना इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। दुनिया भर दी फौजां आण के भी कहण असीं मरदे मर जाएंगे, असीं अपना दावा नहीं छड्डदे। तो अमृतपाल सिंह जैसे लोग खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे देश के युवाओं को भटकाने की, उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उनका कामकाज छोड़ करके उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने के लिए उकसाते हैं। वैसे कुछ गतिविधियां आज लखनऊ में भी नजर आने वाली हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लीडर्स एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर के जैसे ही बजट सत्र की कार्रवाई आज फिर से शुरू होगी, उसके पहले पूरी तरीके से हंगामा करने के मूड में है। कल भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। जातीय जनगणना को लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। एसपी बिहार की तर्ज पर यूपी में भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। सोमवार को भी एसपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया था। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एसपी विधायक बेल पर आ गए थे। इस दौरान मार्शल और विधायकों के बीच नोकझोंक भी हुई। हंगामे के बीच ही राज्यपाल आनंदी पटेल को अपना अभिभाषण पूरा करना पड़ा था। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने परिषद की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। शिवपाल यादव की अगुवाई में विधानसभा परिसर में एसपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया था। कल यानी 22 फरवरी को यूपी का बजट पेश होगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना, बुलडोजर कार्रवाई, महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने के लिए बड़ी तैयारी की है। तो रोज की तरह एक बार फिर से आज हमने आपके दिन की शुरुआत हर बड़ी खबर जानने के साथ कर दी है। जी हाँ, यानी कि आज दिन भर के लिए आप अपडेटेड हो चुके हैं। अब आप करिए अपने दिन की शुरुआत और कल एक बार फिर से देखिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।